तो हम नहीं मलब ऐसन खतरा। हा 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 हम नहीं मलब ऐसन खतरा। दिल वाला हवे सुन लहे गोरिया आरा बोलिया हो छपड़ा। दिल वाला हवे सुन लहे गोरिया आरा बोलिया हो छपड़ा। चलिए तो नमस्कार आप सभी को, आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो भी हमारे साथी, हमारे भाई, हमारे बहन सेकंड शिफ्ट में स्टेट का एग्जाम दिए थे, उसका भी क्वेश्चन पेपर हम आपके सामने लेकर के आए हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है वो कराइए। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका टेस्ट का टाइमिंग था वो आपका 2 से लेकर के 4:30 बजे के आसपास में था। और दिनांक की बात कर ले तो 24 तारीख को आपका एग्जाम हुआ था, है ना। और ये प्रीति कुमारी नाम की एक लड़की है जो हमें भेजे हैं, और उनका ये एग्जाम सेंटर जो है वो आपका सैंडलपुर करके है। तो पेपर 1 है आपका, और कितने बजे हुए हैं तो शाम वाले शिफ्ट में हुए हैं, यानी सेकंड शिफ्ट में उसके क्वेश्चन देखेंगे। तो फटाफट से यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने लगाते हैं। ये रहा ताजा ताजा प्रश्न आपके सामने, बढ़िया और खूबसूरत सा प्रश्न। बताएंगे कि गीतम वादम तथा नृत्य त्रयम संगीतम मुच्यते, यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है। तो आप सब जानते हो कि यह संगीत रत्नाकर से ली गई है, यानी गीत और वाद्य और आपका नृत्य तीनों के सम्मिश्रण को ही संगीत कहते हैं। यही मोटा मोटी इसका अर्थ होता है। तो ये संगीत रत्नाकर से ये बातें ली गई है, बिल्कुल सही दे रखा। अब एक बार और आपको सबको सतर्क करना चाहे कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि बहुत कम नंबर आ रहे हैं ये वो, और जब हमने पूछा तो कह रहे हैं कि आंसर बहुत सारा गलत है। कैसे गलत है? तो वो कह रहे हैं कि सर हमने ये चूज किया, देखिए ग्रीन में ये है। तो उन्होंने इसको ही मान ले रहे हैं कि हम मारे हैं और आयोग का इधर बॉक्स में है, जबकि ऐसा नहीं है। बॉक्स में आपका चूज किया हुआ आंसर है और ये ग्रीन से जो है वो आयोग का आंसर है, ठीक है। तो ये आप ध्यान दे करके मिलाइएगा। अब इधर जो बॉक्स में चूज किए हैं वो जो है आपका कैंडिडेट का आंसर है, जिसे चूजन ऑप्शन ए जो है आपका कहीं चूजन होगा या कहीं चूज्ड ऑप्शन होगा। तो ये जो ए है वो आपका कैंडिडेट यानी जो एग्जाम दिया है बच्चा उसका है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आयोग का है। तो आप आराम से मिला करके देखें कि अगर आपकी कम नंबर आ रही है तो कहीं आप इसको ही तो नहीं काउंट किए। अगर इसको भी काउंट करते तो और ज्यादा नंबर आना चाहिए था। चलिए खैर, ये आपका हो गया। अगले सवाल फटाफट से देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके संगीत के 100 प्रश्न है। कोशिश करेंगे कि 50 से भी प्रश्न चले ज्यादा, लेकिन टाइम के हिसाब से बताइए। ताल में वह इकाई जिसके द्वारा लय को मापा जाता है क्या कहेंगे? जो अभी बैच लिए हुए हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आपको भी गौर से देखना है, ताकि स्टेट बीपीएससी दोनों का दायरा लेकर के आपको चलना है। और जो एग्जाम दिए हैं वो भी आराम से देखेंगे। तो आप सब जानते हो कि ताल में मुख्य रूप से अगर लय मापना है भाई, तो वो मात्रा के द्वारा मापी जाती है। बिल्कुल सही ऑप्शन है मात्रा, है ना। अगले सवाल की अगर बात कर ले तो अगला सवाल आपके सामने ये है। तो आप सब पढ़े हो कि नाट्य शास्त्र में जो है आपके 36 अध्याय हैं, जिसमें से 28 से लेकर करके और 33 के बीच में संगीत का वर्णन है। तो कुल कितने होते हैं? तो 6। कई बार पूछा जाता है कि नाट्य शास्त्र में संगीत का उल्लेख कितने अध्यायों में है? तो 6 अध्याय में, है ना। और याद रखेंगे 28 से 33 तो आप जानते ही होंगे, है ना। तो 36 को टोटल अध्याय है। अगला विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के शिष्य आपका एकदम सामने, आपके आंख के सामने, आप सब पढ़े होंगे, जानते होंगे। ओमकार नाथ ठाकुर जो है वो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के शिष्य थे। आगे अगले सवाल है, भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ? आप बताएंगे फटाफट से कि पिछले बार में इसी बिस्मिल्लाह खान जी से भी सवाल था आपका। बिस्मिल्लाह खान, शारदा सिन्हा, ऐसे करके, सॉरी शारदा सिन्हा बोल रहे हैं, शायद लता मंगेशकर या रविशंकर करके होंगे कि दोनों को भारत रत्न मिला। प्रश्न है कि यहाँ प्रश्न स्पष्ट भी कर दे रहा है कि भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ? तो ये बिहार के डुमरांव में हुआ था। तो ये आपका बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। एकदम सही दे रखा है। अगले सवाल की तरफ देखेंगे, जो गलत है उसके ऊपर में हम चर्चा करेंगे, है ना। चलिए, ज्यादातर गलती जो है वो बहुत कम हुए हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। अब अलग अलग बातें करेंगे, बच्चा भी परेशान हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद रजा जो है आपके, वो याद रखेंगे, मोहम्मद रजा जो है आपके
बिहार के पटना से नहीं है, प्रमाण दीजिए, है ना। और हमने कई बार बच्चों को पढ़ाया भी है, क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट में भी है, और कई जगह क्वेश्चन जो है हमने भी खुद देखा जहां से हमने खुद क्वेश्चन को टाइप किया, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं, उस क्वेश्चन पे हमें लगता है कि अगर कोई बच्चा किसी के बहकावे में आकर के अगर 50 रुपया लगा रहा है तो वो व्यर्थ चला जा रहा है। और जितने क्वेश्चन लोग बता रहे हैं कि ये 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आप करो, हमें नहीं लगता है कि किसी का 6 अंक बढ़ने वाला है। हाँ, 1-2 अंक, 2 अंक, 3 अंक जो है वो आपको मिलने वाला है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जैसे राग दरबारी का, जौनपुरी है, कुछ और भी है, अभी हमें अचानक से ध्यान में भी नहीं आ रहा है। मियां मल्हार का भी देखे कि वो द्वितीय पहर है, वो सही है कि मध्य रात्रि में गाया जाता है, ठीक है, तो वो चीजें सही है। ऐसे कुछ आपको मिलेंगे, 5 के अंडर में नंबर मिल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है आपके फर्स्ट शिफ्ट में गलत। यहां ध्यान से देखेंगे, संगीत की प्राचीन पुस्तक नाट्यशास्त्र का पहला भाष्य या विश्लेषण किसने किया? तो ये बताएंगे कि नाट्यशास्त्र के ऊपर में सबसे पहले जो अपना भाष्य है वो किसने किया। आपके सामने ऑप्शन जो है आयोग की तरफ से माना गया है, नान्यदेव ने किए, ठीक है। अब ये कितना सही है कितना गलत है आप जरूर हमें बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप पे छोड़ते हैं, बाकी हमारे हिसाब से ये प्रश्न जो है एकदम ठीक है। अगले सवाल देखें तो संगीत में शुद्ध, कोमल और तीव्र सबको मिला करके, तो आप सब जानते हो कि सबको मिला के, पिछले दिन भी बताएं कि सबको मिला के पूछा जाए तो 12 और केवल शुद्ध कहा जाए तो 7। सब लोग जानते हैं हल्का है। सरज स्वर की उत्पत्ति किस पक्षी से मानी जाती है? बिल्कुल हल्का है, मोर मयूर से मानी जाती है। ये तो सारा चीज आपको सब पढ़ाया हुआ है, आपको नोट्स वगैरह में दिया हुआ है कि सा का संबंध किससे है, आपका रे का संबंध किससे है ना। साथ साथ आपको पक्षी के साथ साथ आपको देवता भी पढ़ा दिए हैं, और देवता के अलावे में भी बहुत सारी चीज है। दक्षिण भारत का संगीत का स्वर सारेगामा आपका उत्तर है, इसके अलावे पश्चात है, ईरानी संगीत है, सबको एक साथ कवर किया है। अगले सवाल, राग पुरिया धनाश्री का बादी, तो पुरिया का बादी हो जाएगा आपका प, संवादी हो जाएगा स। तो सही दे रखा है, यहाँ पे बादी प है, ठीक है। अगले सवाल की बात कर लेंगे। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, संगीत का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? बिल्कुल सही दे रखा है, मध्य काल को ही संगीत का स्वर्ण काल कहते हैं, और इतिहास में पढ़ेंगे तो गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं ना। तो दोनों बातें ध्यान में आपको रखते चलना है। तो मध्य काल में बहुत सारे राजे महाराजे आए जिन्होंने बहुत सारे संगीतज्ञों को अपने राज दरबार से जोड़ कर करके एक राजाश्रय उन्हें प्रदान किए, और संगीत के क्षेत्र में वो लोग काफी जो है वो आगे काम किए। बहुत सारे हैं, जैसे आप हिंद तोता कहे जाने वाला अमीर खुसरो को ही देख लीजिए, अलाउद्दीन का राजाश्रय प्राप्त था। अलाउद्दीन के टाइम में बहुत कुछ जो है संगीत के क्षेत्र में वो आगे किए। गुरुजी के साथ निजामुद्दीन औलिया सूफी संत जो थे उनके साथ मिलकर बहुत काम किए, और फिर जब गुरुजी का निधन हो जाता है तो वो भी बीमार रहने लगते हैं। ऐसा लगता है कि उनके शरीर से सारी आत्मा ही चली गई है। और कुछ समय के बाद उसी वर्ष 1325 में अमीर खुसरो का भी निधन हो जाता है, और उनकी भी जो कब्र है वो उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया के पास में बना दी जाती है। बहुत तरह की कहानियां कितनी बताई जाए, क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन देखे तो, जिन स्वरों के ऊपर या नीचे कोई भाई चिन्ह नहीं होता है, अर्थात सारे ग म शुद्ध दिया हुआ है, उसे क्या कहते हैं? तो ना ऊपर चिन्ह ना नीचे कुछ होगा तो क्या कहेंगे? उसे शुद्ध स्वर कहेंगे। ना ऊपर रहेगा तो आपका अलग हो जाएगा, नीचे होगा तो अलग। समझ रहे बात ना? कहीं बिंदु कुछ नहीं शुद्ध है तो शुद्ध स्वर हो जाएंगे। सही दे रखा है भाई। अगले सवाल देखे तो यहाँ पे धूरज है। अब इतना सेंस है, अब इस पे कोई क्लेम करेगा तो क्या ही नंबर मिलेगा? धूरज होता है तो धूरज कोई नहीं, तो घुड़ज होता है, घुड़ज। अब यहाँ पे वर्डिंग मिस्टेक है, तो घुड़ज का संबंध जो है वो आपके सितार से है। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे है, ठीक है। तो एकदम अगला सवाल पढ़ते हैं, फटाफट से देखें। भारत में शास्त्रीय संगीत में कितनी पद्धतियां हैं? तो भारत में जो क्लासिकल म्यूजिक है उसमें 2 पद्धतियां प्रचलित है। एक उत्तर भारत के संगीत जिसे हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं, और एक दक्षिण भारत का संगीत जिसे हम कहते हैं कर्नाटकी संगीत, ठीक है। तो ये भी सही है आपका। अगले सवाल के तरफ में देखें। अगला सवाल ये है आपका कि शुद्ध और विकृत स्वर मिलाकर कुल कितने स्वर हैं? बताएंगे शुद्ध और विकृत स्वर मिलाकर के कुल कितने स्वर है? तो कुल आपके 12 है। बार बार बोले कि कुल पूछा जाए शुद्ध और विकृत मिला के तो 12, केवल शुद्ध पूछा जाए तो 7, है ना। और बैच में तो आपको लाइन से सारे को, नान भोपाल कितने विकृत स्वर माने हैं, व्यंकट मुखी कितने विकृत स्वर माने हैं, सबके
ठीक है, A to Z जितने इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका संगीत रत्नाकर लिखने वाले सारंगदेव है, चाहे आपका पंडित दामोदर है ना, सभी के हिसाब से राग आपको बताने हैं। गौड़ सारंग किस थाट से, बिल्कुल सही है, कल्याण थाट का ये है। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल है आपका, पाणिनि काल में वाद वृंद के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो आप वाद वृंद के लिए आप लगाए थे, सेट में भी ये प्रश्न था कि इसे कहते हैं तुर्य, याद रखेंगे तुर्य, कंफ्यूज करने के लिए हार्य दिया हुआ है, नहीं होगा, इसे याद रखेंगे। पाणिनि का जो टाइम चलता था, पाणिनि वही है जो व्याकरणाचार्य कहलाते हैं, संस्कृत व्याकरण जो था ना उसके रचनाकार कहते हैं। शिव जी के डमरू जो 14 बार वो बजाए थे, हम आपको बैच में भी पढ़ाए हैं सारा कुछ, कि 14 बार डमरू को बजाए थे, तो पहली बार शिव जी के ध्वनि को कोई सुनने वाला है तो वो पाणिनि ही थे, जिन्होंने शिव जी के 14 बार जो डमरू बजाए उसके ध्वनि को सुन कर करके उसी में स्वर व्यंजन सभी को व्यवस्थित कर करके और ग्रामर की रचना कर दिए, ठीक है, संस्कृत ग्रामर। तो ये आपके उस समय में वाद वृंद को तुर कहते थे। अगले सवाल देखिए, अमजद अली खां किस वाद से संबंधित है? बहुत ही हिट प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, और आप बनाए होंगे कि अमजद अली खां जो है वो सरोद बजाते हैं, है ना, सरोद के बहुत अच्छे प्रसिद्ध फेमस व्यक्ति हैं अमजद अली खान, ठीक है, सरोद वादन करते थे। नथन पीर बख्श ने किस घराने की नींव रखी? तो ग्वालियर घराने की नींव रखी, ये भी सही आपका दे रखा है ना। नथन पीर पिछले दिन भी बताए थे कि ग्वालियर घराने के संस्थापक में रसूल खां और तरह तरह के लोगों के बीच कंफ्यूजन पैदा है, लेकिन ये सही है। अब ये बहुत शानदार प्रश्न, एकदम बीपीएससी के जैसा प्रश्न है, 4 ऑप्शन में ही खेला है, लेकिन इसी तरह से बीपीएससी में प्रश्न आएगा। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो आराम से करेंगे, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा नहीं कर पाएंगे। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प को चुनना है, इसमें से सही को चुनना है। तो संगीत रत्नाकर में उल्लेखित रागों की संख्या 262 है, और 262 ना होकर के 264 ही होगा, तो क्या जाता है, मान के चलिए 1-2 राग के अब में कोई दिक्कत नहीं, तो ये सही हो जाएगा। भैरव एक सायंकालीन राग है, मतलब भैरव का गायन जो होता है वो संयम काल में यानी शाम के टाइम पे होता है, इवनिंग में। गलत है, भैरव आप जानते होंगे किसका गायन प्रातः काल में होता है ना, तो सुबह और शाम बहुत अंतर होता है। संगीत पारिजात की रचना 9वीं शताब्दी में हुआ है, आप पढ़े होंगे संगीत पारिजात, जब राजधानी दौलतागिरी हुआ करता था, उनके पिताजी जो है वो आपका जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्रों से देवगिरी आ गए थे वो, और संगीत पारिजात की जो रचना हुआ वो लगभग 1650 के टाइम में हुआ, तो 17वीं शताब्दी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो 17वीं शताब्दी, और ये कह रहा है कि 9वीं शताब्दी, बिल्कुल गलत है, समझ रहे बात, थोड़ी बहुत का अंतर नहीं है। रागमाल कौन की जाति ओडव ओडव है, हम आपको बताए थे बैच में, ट्रिकली बताए थे कि माल 5 को रखना है, ज्यादा नहीं रखना है, याद रखेंगे। माल बड़ी मस्त है, मस्तवादी और ससंवादी और तरह तरह की चीजें आपको बताए थे, तो ये सही है। तो क्या देख रहे हैं कि पहला और आपका चौथा सही है। अब कई लोग आपको कहेंगे कि 264 गो राज है, इस पे आप ये करिए, तो उसके लिए माइनर सा चीज है, आपको समझना पड़ेगा, हमारे हिसाब से आपको नंबर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आयोग मान के रखा है वो सही है, ठीक है। ये एवरेज होता है, संगीत में बहुत सारी चीज विवाद का सब विषय है, तो आप एक चीज पे दावा एकदम करिएगा, थोड़ा बहुत अगर माइनर हो तो वो माइनर आप समझिए बात, हिसाब से रखिए, पचाइए मन में, नंबर नहीं मिलने वाला। और जो एकदम लीक से हट करके चीज है आप उस पे अपना दावा करिए, ठीक है, आप क्लेम करिए, क्वेश्चन पे आपको नंबर मिलेंगे। बताएंगे कि ग्राम राग वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान के द्वारा किया गया है? तो सबसे पहले आपके मतंग मुनि के द्वारा किया गया है, याद रखेंगे। ग्राम राग की बात करें तो मतंग मुनि के द्वारा किए गए। अगले सवाल की बात कर लेंगे, खाली ग्राम की चर्चा होता तो भरत हो जाते, ठीक है। चलिए, चिकारी शब्द किस वाद्य से संबंधित है ये बताइए। तो चिकारी का पहला तार दूसरा तार सब पढ़े होंगे आप लोग, ये सितार से संबंधित है ना। अगले सवाल सही दे रखा है। अगले सवाल देखें तो 3 ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 3 ताल में मात्रा की बात कर ले तो आप सब जानते हो कि 3 ताल हो, जत ताल हो, टप्पा ताल हो, पंजाबी ताल हो, समझ रहे बात, इन सभी तालों में मात्राओं की कुल संख्या 16 ही होती है, ठीक है। और विभाग कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। तो ताल एकदम ट्रिकली आपको सबका बता रखे हैं, कौन में ताली खाली कैसे हम करें, और अभी जो बैच चला उसमें तो और अच्छा एक बात और कर देंगे, थोड़ी सी बैच की प्रचार हम तो ज्यादा नहीं करते, लेकिन करना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं उन क्या करे क्या नहीं करे समझ में नहीं आता। देखिए ध्यान सुनेंगे, जो जिनका एस्टेट में बहुत कम नंबर आ रहा है,
तो आप मायूस न होकर के आप अपने तैयारी को दुरुस्त करिए। संगीत का वैकेंसी साल में 2 या 3 वैकेंसी आता ही आता है। सभी वैकेंसी को आप अगर लेते हैं तो चाहे वो डीएसएसबी हो, चाहे ईएमआरएस हो, केवीएस हो, एनबीएस हो, इसके अलावे में झारखंड में टेस्ट हो जाए या फाइनल हो जाए, राजस्थान है, पंजाब है, तरह तरह के राज्यों में संगीत के वैकेंसी आती है और वैकेंसी आएगी भी। आप फॉर्म फिलअप करिएगा भी, तैयारी भी करिएगा और आप पीछे रह जाइएगा। आप क्या नहीं सिलेक्शन होगा, रीजन यही है कि आप अपने पहले से तैयारी को जो है वो ठीक नहीं करते हैं। थ्योरी वाले सेक्शन को पहले बढ़िया बना लीजिए। एक ही बार पढ़ा जाता है, बार बार पढ़िएगा तब भी आपको कंफ्यूजन, और इधर याद करिए उधर भूल जाइएगा, आप पागल हो जाइएगा, समझ में नहीं आएगा क्या पढ़े क्या छोड़े। तो इसीलिए एक ही बार एक बढ़िया वाला बैच आप पढ़िए, ठीक है, जिसमें सारे थ्योरी के सेक्शन को संगीत के एकदम कवर कर लेना है। उसके बाद उससे रिलेटेड 2500-3000 क्वेश्चन का आराम से प्रैक्टिस करिए। बहुत ज्यादा नहीं कि 10-10 हजार क्वेश्चन प्रैक्टिस करके पागल हो रहे हैं। 2500 से लेके 3000 क्वेश्चन में सारे थ्योरी वाले सेक्शन को कवर कर लीजिए और उसी को आराम से जब आपका एग्जाम टाइम आए, फॉर्म भर के 1 महीना 2 महीना रहे तो बैच जो खत्म करके जो आप नोट्स बनाए हैं, ठीक है, उसको और जो आपको प्रैक्टिस सेट मिला है उसको करते रहिए और पार्ट टाइम में यूट्यूब करिए, ठीक है। केवल यूट्यूब पे सोचते हैं आप लोग कि ऑब्जेक्टिव कर लेंगे और हो जाएगा। बैच का फॉर्म भर दिए और यूट्यूब पे ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, हो जाएगा, होगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं होगा। अब 150 का एग्जाम होगा तो वहां 60 नंबर 75 नंबर खींच के लिए आइएगा। तो अभी तो ये क्वालिफाई है स्टेट, लेकिन जब आपका फाइनल एग्जाम में जाइएगा तो कोई पॉइंट नंबर के लिए नौकरी करेगा, कोई पॉइंट नंबर के लिए मजदूर बन जाएगा, उसका स्थिति एकदम अलग होगा। तो सारा कुछ आप पे है, कोई आदमी कितना आपको मोटिवेट करे। हम डायरेक्ट बात आपको बताते हैं, मेरे यहाँ 499 रुपए का बैच है, जिसको लेना हो ले, न लेना हो मत ले, ठीक है। 499 का बैच है, इसमें ट्रिक से हम आपको थ्योरी वाला सेक्शन पढ़ाते हैं। बैच की खासियत यही है कि सिंपल कोई चीज आपको लिखा के नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि एक चीज हमने गेस किया है साइकोलॉजी कि लोगों का जो दिमाग होता है, जब कोई बात को किसी भी चीज पे क्लिक पड़ता है तो वो जोड़ पड़ी हुई बातें को दिमाग जो है वो ज्यादा दिन तक सेव करके रखता है, नहीं तो मेमोरी से बहुत सारे डेटा जो है वो लॉस हो जाते हैं ना। तो खास करके वैसे चीज जल्दी लॉस हो जाता है जो एकदम प्लेन में चलते गया है, लेकिन जिसपे जोड़ पड़ता है। इसीलिए ट्रिक देते हैं, तो ट्रिक से क्या होता है कि आपका एकदम बॉडी कॉन्सेंट्रेट कर देता है और दिमाग पे जोड़ पड़ता है, इसीलिए वो चीजें ज्यादा दिन तक याद रहे और याद करने में भी सुविधा होता है। तो थ्योरी ट्रिकली आपको मिलेगा, प्लस 2500 से 3000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। टोटल फी जो है आपको 499। कहां संपर्क करना है, लिखिए मेरा नंबर 8825 और 376551। ये कोई कंपनी नहीं है, डायरेक्ट हमसे बात होगा। कोई भी आप बैच लेते समय बैच लेंगे, कोई दिक्कत समस्या आएगा, डायरेक्ट हमसे बात करिए। ये नहीं कि उधर बात, ये कोई कंपनी नहीं है कि आपको हम नंबर नहीं दे सकते हैं, डायरेक्ट हम आपसे बात नहीं कर सकते हैं। शिक्षक आपके द्वार वाली बात हो जाएगी, है ना। चलिए, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में वाद्य के कितने प्रकार माने हैं? तो भरत मुनि नाट्य शास्त्र में वाद्य के 4 प्रकार माने, बिल्कुल सही है ना। आप जानते हो हवा के द्वारा बजने वाला आपका घन वाद्य, सब पढ़े होंगे आप लोग। अवनद वाद्य चमड़ा का बना होता है, इसे करके 4। अगले बात है कि आपका कि दक्षिण भारतीय ताल के संकीर्ण जाति में कितनी मात्राएं होते हैं? तो आप पढ़े होंगे चतस्र जाति, तिस्र जाति, मिश्र है, इसके अलावा खंड है, संकीर्ण है, ये सब पढ़े होंगे आप लोग। तो आपको चतस्र में आपका 4 होता है, तिस्र में आपका 3 होता है और मिश्र में 4, 3 दोनों मिला दीजिए तो आपको ट्रिक बताए थे कि 7 हो जाएगा। इसके बाद आपका खंड में 5 होता है और आपका संकीर्ण में 9 होता है। तो 9 सही तो दे रखा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इस पे आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर करते हैं तो आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा। अगला सवाल, खंडार बानी के विशेष गायक थे, इसमें से बताइए खंडार बानी के विशेष गायक थे। बहुत बढ़िया, बिहार के एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति जिनका नाम है राम चतुर मलिक, है ना। राम चतुर मलिक कहते हैं कि ध्रुपद के एक बहुत ही अच्छे गायक रहे थे और इनके संदर्भ में आपको बता दे, पहले भी बताते आ रहे होंगे, ठीक है, जब सेट आपको पहले करवाते थे एग्जाम से पहले भी, तो कि 5 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था, 5 अक्टूबर 1902 को, ठीक है। और ये कहाँ जन्म हुआ था? तो दरभंगा में जन्म हुआ था और दरभंगा घराने के बहुत ही फेमस जो है वो गायक माने जाते हैं। हालांकि इनके पिताजी के बारे में जब आप पढ़िएगा तो बहुत सारी चीजें हैं कि इनके जो पूर्वज है वो पहले जो है वो राजस्थान से बिहार में आकर के बसे थे। खैर यहाँ पे सही दे रखा है, खंडार वानी के विशेषज्ञ गायक की बात कर ले तो राम चतुर
मलिक है। अगले सवाल आपके सामने ये है आपके, कहाँ गया भाई, मैहर बंड के संस्थापक, अरे मैहर बंड कह दे, मैहर घराना कह दे, आनंद उस्ताद अलाउद्दीन खां सही है। अगले सवाल फटाफट से यहाँ देखेंगे, ऐसे टाइम ज्यादा हो जा रहा है। मेघराग किस ऋतु में गाया जाता है? तो जाहिर सी बात है कि मेघ मतलब बादल, यही वर्षा ऋतु में गाया जाता है, ठीक है, तो ये सही दे रखा है। अगले सवाल गलत के ऊपर में हम लोग टाइम देंगे। पंडित रामचतुर मल्लिक का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? अभी बताएं कि इनका जन्म जो है वो 2 अक्टूबर, बार बार बुलाया जाता है, 5 अक्टूबर जो है वो 5 अक्टूबर 1992 को होता है और 11 जनवरी 1990 का इनका निधन हो जाता है। तो ये ऑप्शन सही है। दरभंगा घराने के बहुत ही फेमस जो है वो आपके संगीतज्ञ माने जाते हैं, जिनका नाम रामचतुर मल्लिक है, ठीक है। और एक सियाराम तिवारी भी है। ये बच्चा को कंफ्यूजन होता है, इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भी आपका प्रयास किए हैं हम, ठीक है, क्लास में सारा कुछ। कर्नाटकी संगीत पत्ती में कितने थाट? तो आप जानते हो कि ऐसे उत्तर भारत में 10 थाट होते हैं, दक्षिण भारत में 19 थाट हैं, लेकिन वेंकट मुखी जी का 72 मेल जो है वो प्रचलन में ज्यादा है, तो इसमें से 19 नहीं है, आप 72 ही आप टिक आउट करिए, सही है। अगले सवाल, प्रातःकालीन संधि प्रकाश में मध्यम स्वर होता है, शाम के टाइम में मध्यम तीव्र प्रयोग होगा और सुबह के टाइम में मध्यम शुद्ध प्रयोग होगा। तो प्रातः काल का मतलब शुद्ध सुबह हो गया, तो सुबह में शुद्ध, स से सुबह, स से शुद्ध, ठीक है। चलिए अगले सवाल है, संगीत पारिजात का फारसी अनुवाद में अनुवाद करने वाले विद्वान है? तो फारसी अनुवाद की बात कर ले तो पंडित दीनानाथ बिल्कुल सही है, ठीक है। कलिनाथ के बारे में पढ़े होंगे आप लोग, कलिनाथ के बारे में, तो वो हिंदी में अनुवाद किए हैं और दीनानाथ जो है वो फारसी में किए हैं। तो आपसे संगीत पारिजात का फारसी अनुवाद ही पूछा जा रहा है, तो दीनानाथ सही जवाब, ठीक है। अगले सवाल की बात कर लेंगे। तो अगला सवाल है, तीव्रा या तेवरा ताल कितनी मात्रा का है? तो तीव्रा ताल और रूपक ताल दोनों 7 मात्रा की ताल है ना। और कितने विभाग है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोनों के दोनों 7 मात्रा के ताल है, आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और इसमें खाली होता है कि नहीं होता है? तो खाली तो आपका होता है कि नहीं, कमेंट करके बताइए आप हमें। ऐसे पहली मात्रा पे ही मानी जाती है। क्या मानी जाती है? आप सब बोल देंगे तो आप समझ जाइएगा, बताइए। ख्याल गायन के प्रतिष्ठता नेमत खा सदारंग और फिरोज खा अदारंग संबंधित है। पटना सिटी माना गया है, ये हम नहीं जानते हैं भाई। नियामत खा सदारंग के बारे में विशेष रूप से हमें अभी जानकारी नहीं प्राप्त है। अभी हम अगर नोट्स निकाल करके अगर देख पाते तो शायद इस भी क्वेश्चन का आंसर आपको हम दे पाते, है ना। लेकिन थोड़ा सा भी नोट्स देखे नहीं, क्वेश्चन जैसे ही भेजा, हम शाम के टाइम में फ्री हुए और आपके लिए क्लास जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं, सुबह में आपको क्लास मिल जाएंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है, जहां तक की बात है। आप जानते होंगे सदारंग के बारे में, जिसे नियामत खा कहते हैं, और फिरोज खा के बारे में जानते हो, जिसे अदारंग कहते हैं। और ये लोग किनके दरबार से संबंधित हैं, ये सब बातें पढ़े होंगे। और इन्होंने ध्रुपद गाते थे, ख्याल के बहुत बढ़िया जानकारी थे, वो गाते, वो सब चीज पढ़े होंगे। लेकिन इसमें कंफ्यूजन जैसा है, हम पटना सिटी कैसे कर। हाँ, अगर नगमाते आसफी के लेखक मोहम्मद रजा की बात आता तो वो बिहार के पटना के हैं, वो सही है, लेकिन इसमें हमें डाउट है। बाकी आप लोग देखिए, और नहीं तो फिर हम आपको नोट से देख करके बाद में कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए अगर आप ज्यादा परेशान ना हो, हम नोट से आपको देख करके डाल देंगे जब वीडियो अपलोड हो जाएगा तब। अभी दिमाग में नहीं है तो गलत हो जाएगा, तो ज्यादा दिक्कत है। भारतीय संगीत के इतिहास काल में मध्यकाल कब से माना जाता है? तो संगीत का जो इतिहास का काल है, संगीत का अलग होता है, भारतीय इतिहास का अलग होता है। ये 800 से लेकर करके 1800, मतलब जिस समय में खास करके भारत में मुस्लिम का आगमन हो जाता है धीरे धीरे, और मुस्लिम लोग जैसे जैसे आते हैं तो कहीं ना कहीं मुस्लिम शासकों के द्वारा, खास करके सल्तनत काल में और मुगल काल में, संगीतज्ञों को राजाश्रय ज्यादा मिला, और संगीतज्ञ जो है वो बढ़ चढ़ करके किताबें लिखना, समझ रहे बात ना, और तरह तरह के संगीत का रिसर्च करना, दरबार में नाच गान का प्रोग्राम हो रहा है, संगीत का कार्यक्रम चल रहा है, दरबारियों को सम्मानित किया जा रहा है, ये सारा काम हुआ है, ठीक है। अगले सवाल की देखें, और बहुत सारी बातें हैं अकबर वगैरह इन सब के टाइम में, तो किताब खाना वगैरह भी बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है। कैसे कोई आदमी के पेपर तैयार कर रहा है, कोई आदमी उसमें चमकाने का काम कर रहा है, कोई आदमी चित्र बनाने का काम कर रहा है, कोई आदमी किताबों को मढ़ने का काम कर रहा है। तो पहले जब भारत में छापा खाना नहीं आया था, उधर यूरोप में चल रहा था, तो हमारे यहाँ किताबें छापना भी बड़ा मुश्किल था, है ना।
चलिए, दीपचंडी ताल में कितनी मात्राएं? बिल्कुल सही दे रखा है, दीपचंडी ताल 14 मात्राएं की ताल है। अब बताए थे ट्रिक में दीप जले कैसे कैसे, उसी में आपका था पहले में कितने मात्रा, दूसरे विभाग में कितने मात्रा, सारा कुछ है ना। अब सब चीज यूट्यूब पे सब चीज बता देंगे तो फ्री वाला फ्री में लेते रह जाएगा हमेशा। अब ध्यान से सुनेंगे, पद्म श्री विंध्यवासिनी देवी बिहार के किस जिले से? बिल्कुल सही दे रखा है, पद्म श्री विंध्यवासिनी देवी जिसे पहले बिहार कुकला के नाम से जानते हैं, अब शारदा सिन्हा को भी बिहार कुकला के नाम से जानते हैं। और ये याद रखेंगे विंध्यवासिनी देवी मुजफ्फरपुर से हैं, ठीक है। और वो पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था, ठीक है, छठी मैया की महिमा वाला जो फिल्म में गीत कौन गाया, तो विंध्यवासिनी देवी ही गाई। अगले सवाल है आपका कि संगीत रत्नाकर के रचनाकार कौन है? संगीत रत्नाकर हल्का है, ये सारंगदेव 13वीं शताब्दी है, तो पढ़ के धुआं उड़ा दिए होंगे आप लोग, सही दे रखा है। अगले सवाल, कैसे कहते हैं लोग कि बहुत ज्यादा गलत है? कहाँ, ऐसा तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन क्लास में थे, स्कूल में थे, बहुत सारे लोग बहुत गलत है सर, एक बार मिलाइए सर, कम नंबर। अरे कम नंबर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि सब गलत ही है। एक सफल नायक के लिए क्या आवश्यक है? पढ़िएगा आराम से, सफल नायक के लिए क्या आवश्यक है? एक ऐसे व्यक्ति को संगीत का ज्ञान होना आवश्यक है। केवल संगीत का ज्ञान हो उसे नायक कहेंगे? नहीं, गलत बात। ऐसे व्यक्ति जो शास्त्र का ही केवल ज्ञान है, नहीं, दोनों का। ऐसे व्यक्ति जो संगीत और शास्त्र दोनों का ज्ञान है, बिल्कुल सही दे रखा है, सी ऑप्शन जो है वही सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला, राग कामोद का गायन समय जो है, राग कामोद का गायन समय रात्रि का प्रथम पहर, सही है आपका, ठीक है। 39 का ये सही है। अगले सवाल देखिए 40, झमटा एक प्रकार का गीत है। अब इसमें भी बहुत सारे लोगों को है कि झमटा, कोई कहते विदाई गीत है, कोई कहते देशभक्त है। दरअसल ये आप झारखंड चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, कई राज्यों में फसल की जो है वो फसल के टाइम पे ये झमटा जो है वो गाई जाती है अलग अलग राज्यों में, ठीक है। अब इसको कुछ झमटा से खेमटा ये कुछ अलग अलग निकाल के अलग अलग तर्क करे तो वो अलग बातें है, बाकी आप देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से ये ठीक है, कोई गलत नहीं है ये प्रश्न। अगले सवाल देखिए, तो अगला सवाल जो है वो अगला सवाल ये रहा, दो श्रुतियों का निम्न में से कौन सा स्वर है? दो श्रुतियों का निम्न में से कौन सा स्वर है? ये सारी बातें हल्के हल्के पहले बता दिए। गांधार है, इसके अलावे अगर बात कर लेंगे तो ग और नी, निषाद का भी दो श्रुति होता है, गांधार के भी दो श्रुति, बाकी ऋषभ के 3, मध्यमा के 4 और धैवत के 3, ठीक है। तो दो श्रुति वाला ही पूछ रहा है केवल, तो इसमें सही जवाब दे रखा है गांधार। अगले सवाल, वह आवाज जो गीत में प्रयोग होती है एक दूसरे से अलग स्पष्ट पहचानी जा सके, क्या कहलाती है? अब इसमें कोई गलत ना कर दीजिए और कोई क्लेम ना कर दीजिए, ध्यान सुनेंगे। कई लोग कहेंगे कि नाद होगा सर, नाद होगा, इस श्रुति दिया हुआ है, तो उनके लिए बता दे, अभी फिलहाल बैच में हम इसको पढ़ा भी दिए हैं, पहले जो अभी बीपीएससी के लिए बैच लाए उसमें एकदम स्पष्ट कर दिए थे। जब हम आपको हेडिंग दिवाए थे श्रुति के बारे में तो आपको बताए थे, जैसे सब लोग आपको डेफिनेशन बताते हैं वैसे पहले तो हम भी बताए कि संगीत उपयोगी नाद जो कानों को साफ साफ सुनाई दे, ऐसा नाद जो हम कानों को सुन पाते हैं, जिसका हम इस्तेमाल संगीत में करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो श्रुति। और साथ साथ और भी बताए कि यह परिभाषा जो है वो अपने में कभी भी पूर्ण नहीं होती है। अब ये परिभाषा क्यों नहीं पूर्ण होती है भाई? संगीत उपयोगी नाद जो कानों को साफ साफ सुनाई दे उसे श्रुति कहते हैं। वो इसलिए पूर्ण नहीं होती है क्योंकि संगीत उपयोगी आवाज को छोड़कर और भी आवाजें कान जो होती है वो सुनती है, कान को और भी आवाजें सुनाई पड़ती है, परंतु वे श्रुति नहीं हो सकते हैं क्योंकि उसका इस्तेमाल संगीत में नहीं होता है। तो वह संगीत उपयोगी ध्वनि जो कानों को साफ साफ सुनाई पड़े और जो एक दूसरे से स्पष्ट तथा अलग पहचान में आ सके, उसे क्या कहते हैं? तो उसे श्रुति कहते हैं। बिल्कुल सही आयोग आंसर दे रखा है, लेकिन यहाँ कोई अगर दिमाग लगाएगा ज्यादा और नाद मारने लगेगा, है ना, तो चीजें नहीं है। आपको एकदम बैच में तो सारा कुछ क्लियर बता रहे हैं, अगर उसको ध्यान से देखिएगा आगे का रास्ता आपका आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो ये सही दे रखा है, इस पे अगर कोई क्लेम करते हैं तो आपका नंबर नहीं मिलने वाला है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम बच्चों का पक्ष नहीं ले रहे हैं, अब जिसका नंबर मिलने वाला नहीं है और झूठ मूठ का परेशान हो रहा है तो हम क्या करें, बाकी आप लगा दीजिए, हो सके कि आपको एक नंबर मिल जाए, बाउंड्री पे खिंचा जाइए तो अच्छी बातें हैं। चलिए, सारंगदेव ने अपने ग्राम राग किस प्रकार वर्गीकृत किए? तो बिल्कुल यहाँ सही दे रखा है, पर गीतियों के आधार पर जो है वो ग्राम राग को माने हैं।
अगले सवाल भी देखें तो अगला सवाल यहाँ पे है। अगला सवाल फटाफट से आ जाइए। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध आप जानते हो मीठी बोली के लिए जाने जाते हैं और ये किराना घराना से संबंधित है। किराना घराने के बहुत सारे कलाकारों के बारे में पढ़े होंगे आप लोग। अलाप्ती गान, तो अलाप्ती अनिबद्ध गान है, ये भी सही दे रखा है। अगले सवाल देखें तो संगीत रत्नाकर के अनुसार नाद के कितने प्रकार है, तो नाद के 2, आहत और अनाहत, ये भी सही है आपका। अगले सवाल देखें तो अगला सवाल ये रहा आपके सामने, चलिए जल्दी जल्दी आ जाइए भाई। पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? जब आप एमए का एग्जाम देने जाते हैं पहला एग्जाम फर्स्ट वाला, तो उसी में आपको ये पंडित जसराज जो है ये सिलेबस में है, आपको पढ़ने हैं इनके बारे में डिटेल से। तानसेन है, अमीर खुसरो है, इनके बारे में ढेर सारी बातें आपको लिखने पड़ेंगे, ये आपके पहले सिलेबस में ही है, ठीक है। तो पंडित जसराज के संबंध की बात कर ले तो ये मेवाती घराना से आते हैं। कहां से आते हैं? मेवाती घराने से आते हैं। दरअसल इनके पिताजी का निधन हो जाता है और कैसे इनके जो बड़े भैया हैं वो बड़े भैया ही इनका लालन पालन करते हैं, है ना। और संगीत वगैरह ये सारा कुछ, आगे बहुत सारी चीजें हैं जो उनके बारे में पढ़ना है। अब यहाँ क्या ही बताया जाए कम समय में। संधि प्रकाश में संधि होता है, सो संधि मतलब समय, संधि शाम का समय होता है, ठीक है। चलिए अगले, प्रातः काल रहता तो सुबह का समय को इंडिकेट कर रहा है। उस्ताद अलाउद्दीन खां के प्रमुख शिष्य इसमें से कौन है? तो बिल्कुल सही है, पन्नालाल घोष दिया रखा है, सही है, ठीक है। पन्नालाल घोष की बात कर लेंगे। अब कई लोग ये भी कहेंगे कि फयाज खां को लगा लीजिए, चाहिए लगा लीजिए, तो अलग अलग बातें हैं। हमने देखा कि ये सब कुछ सही नहीं है, बिस्मिल्लाह खां नहीं है, इनके मुख्य गुरु जो है अली है। हालांकि पन्नालाल गुरु के भी पहले अगर गुरु की बात कर लेंगे तो वो उस्ताद खुशी मोहम्मद खान थे, ठीक है, जो आपके पन्नालाल घोष के पहले गुरु है। लेकिन इनके अलावे उस्ताद आपके खुशी मोहम्मद खान के अलावे भी अगर पन्नालाल घोष किसी से सीखे थे तो वो आपके उस्ताद अलाउद्दीन खां से भी सीखे थे, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपके 49 का ए। और ये रहा आपके सामने 50 नंबर क्वेश्चन। एक बार और आपसे कहेंगे कि कई लोग आप अपना काम करके चले जाते हैं, इसलिए लाइक का बटन आप लोग जरूर दबा दीजिए। भारतीय संगीत में श्रुतियां कितनी है? सब लोग जानते हैं कि उत्तर भारतीय संगीत पूछे या दक्षिण भारतीय कहे, श्रुतियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 22। तो आज तक रह देते हैं, थोड़ा सा 50 क्वेश्चन ही आज रहने देते हैं और देखेंगे कैसा आप लोग का रिस्पॉन्स है। और अगर लाइक का बटन आप लोग देते हैं, कमेंट में कहते हैं कि आगे भी 50 कराया जाए, तो आगे आपको अगले दिन 50 क्वेश्चन कराया जाएगा। ये हो सके कि कल शाम में भी आपको मिल जाए, नहीं तो उसके अगले नेक्स्ट डे आपको 50 क्वेश्चन का एनालिसिस और मिल जाएगा। तो ये पेपर 2 था, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और उन तमाम बच्चे जो अभी स्टेट के देख रहे हैं कैसे कैसे एग्जाम आ रहे हैं, तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, ये स्टेट दे चुके हैं, बीपीएससी की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, या किसी और वैकेंसी को संगीत का टारगेट कर रहे हैं, तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। बैच का फी 499 है। जो कहीं आपको 2-2000, 1500, 2500 में बैच मिलते हैं, उससे बेहतर कंटेंट आपको ट्रिकली मिलेंगे। प्लेन कुछ भी नहीं पढ़ा के छोड़ा जाएगा, सारा कुछ प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। संगीत के पेपर मजबूत हो जाएंगे आपके 499 रुपए की राशि में। लिखिए अभी मेरा नंबर लिखिए 8825376551, कॉल करिए, ठीक है। आप हमें परेशान नहीं करिएगा और आपको काम होगा, आप एकदम सीरियस बच्चा है तो ही करिएगा, ऐसे ही बात मत करिएगा। क्योंकि अब धीरे धीरे इतना ये इरिटेट होता है, परेशानी होता है कि अब हमने भी एक रूल बना दिया है कि भाई आप सबसे पहले आप बोलो तो बैच संबंधित बात है तो बात करिए, नहीं तो बात मत करिए। अगर बैच लेना है तो हम आपको पूरा गाइड करेंगे। बैच लेने के बाद आपका कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है सब सुनी जाएगी। और एक बात और, जो पहले स्टेट का नोट्स लिए थे उनके लिए पहले से ग्रुप्स बना दिए गए थे और आप सबको सूचित कर देंगे। उन ग्रुप में बहुत सारी चीजें आपको डाले गए। जब जब आपके लिए एडमिट कार्ड आया, जो भी आया, आपको एकदम फाइनल जब सूचना आती थी तो आपको सबसे पहले जागरूक हम किए व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक है, स्टेटस के माध्यम से। लेकिन अब वो ग्रुप डिलीट हो जाएगा। जो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो नया बैच आया है, नया बैच के जो कैंडिडेट है उनके लिए नया ग्रुप बन रहा है और उन्हीं में जो शामिल होंगे उनको ही केवल सूचना वहां पे मिल पाएगी। और बाकी पुराने नंबर भी है, सेव भी है, लेकिन एक्स्ट्रा बात करना चाहेंगे तो अब हमसे बात नहीं होगा। तो बैच से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए तो हम उनके घर पे हैं, जब मन करे जब फोन करिए, हमसे बात करके तनी मनी मन ठंडा कर लीजिए, हल्का कर लीजिए, ठीक है। चलिए बाकी हम मिलते हैं आपसे किसी अगले दिन अगले वीडियो क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।